हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 73। डेट है आपकी 30 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम आपका चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक हमने लास्ट वर्कशीट में जैसा कि पढ़ा था कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगाने के लिए मूर्तिकार हर संभव प्रयास करता है। वो अलग अलग जो मूर्तियाँ होती हैं हमारे प्रसिद्ध नेताओं की, उनके पास भी जाता है, उनकी नाक को चेक करता है कि किसी की नाक उनसे मैच खा जाए, यानी कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति से मैच खा जाए, पर ऐसी कोई नाक उसको नहीं मिलती है जिसे निकाल कर, जिसकी मूर्ति से निकाल कर वो जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा सके। उसके बाद क्योंकि वो असफल रहता है तो सुनकर सभी लोग, जो मीटिंग में लोग होते हैं, वो सारे लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो झुंझलाने लगते हैं। मूर्तिकार ने ठाठस बांधते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाकें फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी थी। अब बताइए मैं क्या करूं। तो मूर्तिकार बताता है कि जो बच्चे थे उनकी नाक भी, जो बच्चों की मूर्तियां लगाई गई हैं, बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो वो बोलता है कि मतलब मैंने सारे संभव प्रयास किए पर मुझे कुछ खास दिखाई नहीं देता। उसके बाद राजधानी में यानी दिल्ली में सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था। रोंगन रोंगन यानी पेंट सा होता है चमकाने के लिए, उनकी मूर्ति को पूरा रोंगन लगाया गया था। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाग नहीं थी। तो महारानी के आने की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सिवाय एक चीज़ के कि जो जॉर्ज पंचम थे उनकी नाक अभी भी नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़े बड़े लोगों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। और अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात है। तो सब लोग बोलते हैं कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी, अगर इनकी नाक नहीं हुई तो हम सबकी नाक कट जाएगी। लेकिन मूर्तिकार से लाचार था। जो मूर्तिकार था वो पैसों से लाचार था। हार मानने वाला कलाकार था नहीं वो, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, एक फिर से हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा, यानी फिर से एक हैरत अंगेज यानी बिल्कुल एक अलग सा विचार उसके दिमाग में आता है। और उसने पहली शर्त दोहराई, पहली जो उसने शर्त थी उसको दोहराया कि ये बात मतलब इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, अखबारों में नहीं छापनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि उसने पहले बोला था। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। अब वो अपनी नई योजना बताता है, एक नई जो तकनीक होती है वो बताता है। वो कहता है चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, वो बोलता है कि नाक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में सैकड़ों एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो मूर्तिकार कहता है कि हमें ना तो पत्थर मिला, ना ही कोई ऐसी मूर्ति मिली जिसकी नाक इस पर फिट की हो सके, तो क्यों ना इतने सारे लोगों में किसी की नाक काट के लगा दिया जाए। 40 करोड़ की आबादी है तो किसी भी एक जिंदा नाक को काट कर लगा दिया जाए, ऐसा विचार तक वो दे देता है जो मूर्तिकार होता है वो। इस बात के बाद क्या होता है कि पूरी मीटिंग में यानी पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार सिर्फ कुछ अचकचाया, यानी जो मूर्तिकार होता है वो थोड़ा सा अचकचाता है और फिर धीरे से बोलता है, आप लोग क्यों घबराते हैं। मूर्तिकार सबको थोड़ी सी हिम्मत देते हुए कहता है कि आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वो कहता है कि आप लोग सिर्फ मुझे परमिशन दीजिए, इजाज़त दीजिए, बाकी काम तो मैं कर लूँगा। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। तो उसके बाद सब लोग आपस में बातचीत करते हैं और मूर्तिकार को एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट के लगाने का परमिशन दे दिया जाता है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। उसके बाद अगले दिन के न्यूज़पेपर में बस इतना ही छपता है कि मूर्तिकार की जो नाक है, नाक का जो मसला था, जो प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो चुका है और राजपथ इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। ठीक है, लोगों को पता चला कि हाँ नाक लग रही है, पर कैसे लग रही है, क्या लग रही है, ये लोगों को आइडिया नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो सारी मीटिंग हुई थी वो एक बंद कमरे के अंदर हुई थी। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। तो नाक लगने से पहले पूरी तैयारियां की गई। जैसे सबसे पहले हथियारबंद जो
पहरेदार थे उनको तैनात किया गया, हथियार वाले पहरेदारों को। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसके बाद मूर्ति के आसपास जो तालाब था उसको पूरी तरह से सुखाया गया, उसकी रवाब यानी उसकी गंदगी निकाली गई और उसमें ताज़ा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी उसे सूखने ना पाए, क्योंकि जो नाक थी वो जिंदा लगाने वाले थे वो लोग मूर्ति के ऊपर, तो ताकि वो सूख ना पाए, क्योंकि जिंदा नाक है तो उसको पानी से ही उसको सॉफ्ट रखा जाएगा, यानी ऐसा दिखाया जाएगा कि वो बिल्कुल नेचुरल है, पत्थर की बनी हुई है, वो कहीं सूख ना जाए। इस वजह से जो तालाब होता है उसमें पानी डाला जाता है ताकि जो नाक है उसकी नमी बरकरार रहे। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। तो अब रानी के आने का दिन पास आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने इस आइडिया से परेशान था क्योंकि उसको नाक नहीं मिल रही थी। उसके बाद जिंदा नाक लाने के लिए उसने यानी मूर्तिकार ने थोड़ी और हेल्प मांगी, वह उसे दी गई, यानी मूर्तिकार को जो भी उसने हेल्प मांगी उसको दिया गया, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन तक यानी इस पर्टिकुलर डेट तक हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और यह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई और ये दिन आया भी, यानी जब तक कि उसको टाइम लिमिट दिया गया था वो दिन आया और उस दिन तक उसने नाक लगा के बिल्कुल मूर्ति को तैयार कर दिया। एक जिंदा व्यक्ति की नाक उसको लगाई गई। ठीक है, सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। तो न्यूज़पेपर में बस इतना ही छपा कि जॉर्ज पंचम के मतलब जिंदा नाक लगाई गई है, कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाई गई है। लेकिन एक बात उस दिन गौर करने वाली ये थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो सारे ही जो अखबार थे वो बिल्कुल खाली थे, उसमें किसी तरह की कोई खबर नहीं छपी थी सिवाय इस मूर्ति के अलावा। ठीक है, क्योंकि पूरा जो देश था, नाक एक लगनी थी लेकिन पूरा जो देश था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शर्म से डूबा हुआ था। इस वजह से उस दिन किसी तरह की कोई खबर नहीं छपी हुई थी। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वो भी बूथ की। तो नाक तो एक चाहिए थी लेकिन शर्मिंदा कितने सारे लोग हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थी। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा किया और अंत में जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी गई। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है आपका कि नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई। तो नाक लगाने से पहले हथियारबंद पहरेदार की तैनाती की गई ताकि बाहर के लोगों को अंदर की बात ना पता चल सके। इसके अलावा आसपास के तालाब को सुखाकर ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा व्यक्ति की नाक होगी उसकी जो नमी है वो बरकरार रहे, इस वजह से। थर्ड है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। तो अखबारों ने बस इतना ही छापा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। तो अखबारों में बस इतना ही छपा कि नाक की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है और जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। देन क्वेश्चन 4 है आपका कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो आंसर होगा कि ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में तथा शर्मिंदगी के कारण अखबार उस दिन चुप रहे। तो इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी थी और विरोध था कि इस वजह से उस दिन अखबार में किसी तरह की कोई खबर नहीं छपी थी। ठीक है, उसके बाद एक गतिविधि दी गई है आपकी कि यह पाठ एक व्यंग रचना है जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है, यानी कुछ ऐसे कटाक्ष वाले शब्द लिखे गए हैं जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। इस पाठ में प्रयुक्त इस प्रकार के कथन ढूंढकर लिखिए। तो इस तरह का जो व्यंग वाले सेंटेंसेस हमने पढ़े, कई सारे पढ़े,
उन सबको छाँट छाँट के लिखना है आपको। जैसे स्टार्टिंग में एक हमने पढ़ा था कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी कोई भी काम जब इंग्लैंड में हो रहा था तो उसका पता हमें हिंदुस्तान में चल रहा था, कुछ भी होता था अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाता था। सेकंड है, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। फिर आप लिखेंगे, एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यानी कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, तुम्हारी बनती है। सब लोग अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं हाथ धोने की कोशिश कर रहे थे। सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। और लास्ट में आप लिखेंगे, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। कुछ भी होता था तुरंत न्यूज़पेपर में छप जाता था। ठीक है।